हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो काफ़ी लेट वीडियो आ रही है ये, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन स्टार्ट करते हैं फटाफट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वांटाइजेशन समझाया था, इस वीडियो में मैं आपको क्वांटाइजेशन पे एक न्यूमेरिकल समझा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्वांटाइजेशन पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है एकदम। ठीक है, ज़्यादा अगर आपको ट्राई करने हो तो आप एनसीईआरटी में से कर लेना, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आप बात करते हैं ज़रा यहाँ पे क्वेश्चन पे, देख लो भाई फटाफट क्या कह रहा है ये। कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाई 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ई माइनस, ठीक है ना। 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हैं आपको? 12.5 इंटू 10⁻18, यानी ये क्या दिया है आपको? n दिया है। ठीक, n गिवन है। e हमें पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है द चार्ज जो आपके इतने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करके ले जा रहे हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू NE। ठीक है, n की वैल्यू गिवन है, E की भी वैल्यू गिवन है। सिंपल आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है एंड आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, ठीक है, ठीक है। 18 है न, सॉरी, हाँ 18 से कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर कितनी है? 18 है, यहाँ पे 10⁻⁻19 है। तो 18 और -19 कितना रह गया? 10⁻⁻1 रह गया। अब ये 12.5 है, ये 1.6 है, मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। 16 5 ज़ा 80, कैरी 8, 16 2 ज़ा 32, 8 40, कैरी 4, 16 1 ज़ा 60 और 4 20। ठीक है, 1 and 1 2, 20.00 इंटू 10⁻⁻1। अब यहाँ पे क्या है? ये जीरो आपका 10⁻⁻1 से और हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 कूलम। टोटल चार्ज कितना हो गया आपका यहाँ पे? 2 कूलम। ठीक, और अगर आपको देखने हो क्वेश्चंस तो आप और एनसीईआरटी से देख सकते हैं, यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, थ्योरी भी काफ़ी डिस्कस करनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे अपनी थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी पे, जो क्या थी हमारी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अब, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आ जाऊँ अब नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेम स्टेटमेंट्स हैं, इसमें दो स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट है। जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, सेम इसमें भी वही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ा था आपने? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही तो पढ़ा था कि एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है, ये बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। सेम स्टेटमेंट चार्ज में होता है, सेम स्टेटमेंट ध्यान से देख लेना, सेम स्टेटमेंट है। द चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सेम स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा चेंज क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया कि चार्ज जो है वो आपका ट्रांसफर किया जा सकता है, होता है, या फिर वो वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, एनर्जी फॉर्म चेंज करती है, चार्ज बॉडी चेंज करता है, वन बॉडी टू अनदर। बात आई समझ में? ठीक है, सेम स्टेटमेंट था, सिमिलर स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या था एनर्जी का? कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड स्टेटमेंट था यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कि जो हमारी टोटल एनर्जी होती है एक हमारे आइसोलेटेड सिस्टम की, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, सेम स्टेटमेंट है यहाँ पे, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कि पूरे चार्ज जो हमारा पूरा सिस्टम है उसका जो टोटल चार्ज है रिमेन्स कांस्टेंट, वो ऑलवेज कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। बात आ गई समझ में? सेम था जैसा आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सिमिलरली आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अब यूज कैसे होता है? सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, जो एक ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के साथ करा था,
तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया था, सिल्क रॉड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था। तो अगर हम उसकी बात करें उस एक्सपेरिमेंट की, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर टोटल चार्ज की बात करेंगे, टोटल चार्ज का मतलब कि अगर पूरे सिस्टम को दोबारा मिला दिया जाए कि सिल्क जितने हम जो सिल्क का क्लॉथ है हमारा और जो ग्लास रॉड है इसको मिला दें तो टोटल चार्ज हमारा सेम रहेगा। और क्या कह सकते हो दूसरे वे में कि जितना चार्ज आपका, जितना नेगेटिव चार्ज आपका सिल्क क्लॉथ पे है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आपका ग्लास रॉड पे भी होगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करा और पूरा चार्ज जो था वो हमेशा हमारा क्या रहा, कांस्टेंट रहा। बात आ गई समझ में? ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, बस इतना सा समझना था इसमें। अब जो हम पढ़ेंगे वो कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जहां से आपका लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ मेन पॉइंट्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कूलाम्स लॉ। तो लेट्स स्टार्ट दी कूलाम्स लॉ। तो भाई बात कर लें आप कूलाम्स लॉ के बारे में। ठीक है ना, कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड है। देखो लास्ट ईयर मैकेनिक्स में आपने एक लॉ पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। सिमिलर एनालॉगी है, सिमिलर, एकदम सिमिलर है। ध्यान से सुनते रहना क्या होता है। वहां पे क्या पढ़ा था आपने कि जो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ऐसा कुछ था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था वहां पे, m1 m2। ठीक है, एंड सेकंड क्या था, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/r² के। पढ़ा था ये चीज लास्ट ईयर आपने सबने पढ़ी थी ये चीज। ठीक है, मैकेनिक्स में। इसमें क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रिक, अब हम इलेक्ट्रिक में आगे चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो मासेस थे वो पॉइंट चार्जेस से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, और पॉइंट चार्जेस कैसे, स्टैटिक। ठीक है, मूवेबल चार्ज नहीं, स्टैटिक चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ध्यान से सुनना, जिसे लिखना हो वो लिख भी सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ये। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं, टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। तो चार्जेस अगर मेरे Q1 Q2 हैं तो क्या हो जाएगा, ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। डिस्टेंस मैंने सिमिलर रखी है, R वहां भी मानते थे, R यहां भी मान लिया है, तो 1/r² हो गया। ठीक, अब ये मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है ये। F जो है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, स्टेटमेंट मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाता था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे तो एक कांस्टेंट आ जाता था, तो यहाँ वो कांस्टेंट हो गया K Q1 Q2 अपॉन r²। K आपका है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, K आपका है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बाद में क्या हुआ, K की हमने वैल्यूज निकाली कब, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्री स्पेस में रखे थे, या वैक्यूम कह सकते हो आप। इलेक्ट्रिक चार्जेस जब फ्री स्पेस में रखे गए आपके, ठीक है ना, तब जो K की वैल्यू आपकी निकली वो निकली 1/4πε0। ठीक है, न्यूमेरिकली जो आपका इक्वल होता है 9 × 10⁹ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। वहां क्या होता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने सुना था। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या था आपका, कैपिटल G, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², क्योंकि वहां मासेस थे, यहाँ चार्जेस हैं तो कूलाम स्क्वायर। यूनिट याद करना एकदम आसान है। अब यहाँ जो आपका ε0 आया, ये ε0 क्या है, ठीक है, ये ε0 है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है ये, राइट डाउन कर लो, अगर राइट डाउन करना हो किसी को, ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ठीक है, तो ये था आपका, ये स्टेटमेंट्स आपने जो मैंने बोला था वो आप लिख लीजिएगा, और उसके बाद आपकी ये दो स्टेटमेंट्स के साथ दोनों आपका ये आ जाता है, ठीक है, दोनों आ जाते हैं ये। और यहाँ पे क्या आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। अगर फ्री स्पेस की बात करें हम, तो फ्री स्पेस के लिए उसकी वैल्यू आई 1/4πε0, जो कि न्यूमेरिकली इक्वल होता है हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो एकदम सिमिलर था, एकदम सिमिलर। और ध्यान रखना स्टैटिक पॉइंट चार्जेस की बात करिए यहाँ पे कोई बड़े चार्जेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ना मूवेबल चार्जेस हैं। ये लिमिटेशंस में पूछा जाता है कई बार कि क्या कूलाम्स लॉ अप्लाई हो सकता है आपका मूवेबल चार्जेस पे? नहीं, मूवेबल चार्जेस पे कूलाम्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। ओनली कूलाम्स लॉ इज ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस। बात आई समझ में कि नहीं आई? आ गई, कूलाम्स लॉ आ गया समझ में, ठीक। अब इसकी वेक्टर फॉर्म समझेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसकी वेक्टर फॉर्म समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, काफ़ी दिनों बाद आई है तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैं थोड़ी छोटी रखूँगा, ठीक है ना। तो ये आपका कूलाम्स लॉ हो गया, आप पढ़िएगा एक बार अपने आप भी NCERT से या बुक्स जो भी आते हों उनसे पढ़ के देखिएगा, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। और चैनल अगर सब्सक्राइब ना करा अब तक तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, बेल आइकन के साथ, ठीक। चलिए ध्यान रखिए अपना, बाहर ज़रूरी हो तभी निकलिए और मास्क पहन के निकलिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।